हेलो एवरीवन, सुबह की गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपका अपना यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th BSV बोर्ड जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बायोलॉजी का चैप्टर 8 मैं इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। विभिन्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आप लोग ज़रूर देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हमें आशा है पिछले वीडियो को आप लोगों ने जितना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन हमेशा शुभ हो, अच्छा हो, आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते रहें और अपनी पढ़ाई को हमेशा के लिए बनाए रखें, अपने एग्ज़ाम के लिए हमेशा तत्पर रहें। चलिए हम लोग चैप्टर 8 देखते हैं, हमारा पर्यावरण। और आज हम लोग इसमें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक से देख लेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का बोरा कैसा उपयोग होना चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। पूछ रहा है कि किन कारणों से प्राकृतिक मतलब कि जो हमारे जो प्रदत्त जो सामान है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, वो सभी जो है कैसे नष्ट हो रहा है उसके बारे में बता रहा था। बोला कि शहरीकरण और प्रदूषण से आजकल सबसे ज़्यादा गाँव से लोग शहर की ओर लौट रहे हैं। ठीक है, तो शहर को वृद्धि करने के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, ठीक है, जंगल को काटा जा रहा है। और प्रदूषण, वाहन चलने से हमारा जो है वायुमंडल जो है प्रदूषित हो रहा है, इसलिए हमारा प्राकृतिक संसाधन जो है नष्ट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा। बोला कि संसाधनों का अविवेकपूर्ण मतलब कि गलत उपयोग करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, संसाधन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो निम्न में से प्राकृतिक मतलब कि जो जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया हो, जो भगवान का दिया हुआ हो, ठीक है, तो कौन कौन सा है। तो कोयला है, वन्य जीवन है और वन। ठीक है, ये हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन है। ऊपर दिए गए सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा संसाधन का प्रबंध करते हैं क्योंकि हम संसाधन का प्रबंध करते हैं क्योंकि इसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके, संसाधन सीमित है, बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। क्योंकि संसाधन का प्रबंध इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि इसका लंबे समय तक हम लोग उपयोग कर सके, संसाधन सीमित है और बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराना भी जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। तो कोयला एवं पेट्रोलियम जो है महत्वपूर्ण संसाधन किसके लिए है। तो जाएगा जीवाश्म ईंधन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक क्या है। तो वंशागत जैव विविधता का संरक्षण जो है प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है कि वंशागत जो जैव विविधता उसका में संरक्षण करके रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं। वन मतलब कि जंगल के निकट रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वे लोग वन पे जंगल पे क्यों निर्भर रहते हैं उसके बारे में बताना है। तो उन्हें ईंधन मतलब लकड़ी प्राप्त होती है वन से, बात सही है। वन उनके शिकार स्थल है, ये भी सही है कि वहाँ जंगल में जो जंगली जानवर है उनका मार के उन लोग भोजन बनाते हैं। अगला है, फल और पशुओं का चारा प्राप्त होता है, ये भी सही है कि जंगल में बहुत सारे फल फूल लगे हुए हैं, ठीक है ना, भोजन का पौधा लगा हुआ है, उससे जो है फल और पशुओं का चारा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सरकार के प्रारंभिक वन प्रबंधन में क्या कमी थी। तो स्थानीय लोगों को ज्ञान और आवश्यकता की उपेक्षा की गई, औषधि फल इत्यादि के पौधों को काटा गया, सिर्फ टीक एवं यूकलिप्टस के वृक्षों का रोपण हुआ। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी की कमी थी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। मतलब कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर, कैपिटल आर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है। तो कम उपयोग रिड्यूस हो जाएगा, पुनः चक्रण रिसाइकल हो जाएगा और पुनः उपयोग रीयूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसका 3 आर मतलब कि आर का क्यू भी बोल सकते हैं कि अगर पर्यावरण में अगर कहीं आर क्यू लिखा हो तो उसका मतलब 3 बातें होती है। पहला, कम उपयोग करो, रिड्यूस कर दो, पुनः चक्रण रिसाइकल कर दो
और पुनः उपयोग क्या होता है, रीयूज होता है। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, राइट उत्तर। आगे चलते हैं, निम्न में किनका प्रबंधन जरूरी है? निम्न में किनका प्रबंधन करना जरूरी है? तो जल, मिट्टी, जंगल सभी का प्रबंधन करना है बहुत जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण किस समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान का भाग है? वन संरक्षण किस समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान का, मतलब इसे धर्म से जोड़ने का काम किया, तो बोला कि उद्योगपतियों का, शहरी लोगों का, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय का। इनमें से सभी राइट आंसर डी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे चलते हैं, जीव संरक्षण हेतु सरकार ने इस पुरस्कार की व्यवस्था की थी। जीव संरक्षण हेतु सरकार ने कौन सा पुरस्कार लाया था? तो देखा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। याद रखेंगे कि जीव संरक्षण के लिए आपसे पूछेगा कि सरकार ने कौन सा पुरस्कार लागू किया है, तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो गंगा सफाई योजना 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू की गई थी क्योंकि, पूछ रहा है कि 1985 में जो गंगा सफाई योजना जो शुरू किया गया था वो क्यों किया गया था? तो बी में लिखा गया है कि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी, मतलब गंगा के जो जल जो उसका गुण जो है ना वो बहुत कम हो गई थी, इसके लिए उसे सफाई का अभियान चलाया गया था 1985 में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर बी और सी, पानी पीने योग्य नहीं है और पानी संदूषित है। मतलब कि कोलीफॉर्म की अगर मात्रा जीवाणु की उपस्थिति हो जाएगा तो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा और पानी जो है दूषित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है, बी और सी दोनों राइट आंसर। आगे चलते हैं, कोलीफॉर्म द्वारा संदूषित पानी पीने से हमें क्या हो सकता है? तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम बीमार हो सकते हैं। कोलीफॉर्म के जहाँ मात्रा उपस्थित होगा या पानी संदूषित हो तो हम लोग हो जाएंगे बीमार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अबे भाई कौन नहीं जानता है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देख लीजिए, बिहार खत्म, उत्तर प्रदेश खत्म, इनमें से कोई नहीं होगा, वो भी खत्म होगा, तो सी बचा है, गंगोत्री जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है? तो गंगा के प्रदूषण होने का कारण है शहरों का कचरा गंगा में जा रहा है, मृतकों की राख, जो मनुष्य जो मर रहे हैं नदी किनारे, ठीक है ना, गंगा किनारे, उनको राख को गंगा में दहा दिया जा रहा है, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन, उद्योग धंधे जो लगा दिए गए हैं नदी किनारे, गंगा के किनारे, वो सभी के जो रासायनिक उत्सर्जन है, अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो ला के गंगा में गिरा दिया जाता है, इसलिए गंगा के प्रदूषण का सभी कारण इनमें से डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हम जल का पीएच सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बोला कि जल का पीएच जो है सरल रूप से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार्वसूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा। तो हम जल का पीएच सरलता से जो है सार्वसूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। किन वस्तुओं का सावधानीपूर्वक उपयोग करके उन्हें बचाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, पानी, बिजली, पेट्रोल, इन वस्तुओं का सावधानीपूर्वक उपयोग करके हम इन्हें बचा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कांच और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं के प्रदूषण से पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है? बोला कि कांच और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं के प्रदूषण से पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी और सी, इन वस्तुओं का पुनः चक्रण करके, मतलब कि कांच को पुनः चक्रण करके और वस्तुओं का पुनः उपयोग करके हम लोग जो है इसके प्रदूषण से पर्यावरण को बचा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जैव विविधता के विशिष्ट हॉट स्पॉट्स स्थल कौन है? मतलब कि जैव विविधता को हॉट स्पॉट्स बोलते हैं कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? तो जगह वन, ठीक है ना, तो जैव विविधता के जो विशिष्ट स्थल हैं, इंपॉर्टेंट स्थल हमारा वन होता है, ना तो शहर होगा ना गांव होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट वन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1731 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था? वो जो अमृता देवी बिश्नोई का जो पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि 1731 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था? तो जगह खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु, ठीक है, खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी बिश्नोई ने जो है 1731 ईस्वी में बलिदान दे दी थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है, वनों का विनाश हो रहा है, तो वनों का विनाश किस कारण से हो रहा है देखना, तो सड़क के निर्माण से हो रहा है, औद्योगिक विकास से हो रहा है, बांध के निर्माण से हो रहा है, इनमें से सभी राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन
का मुख्य स्थान क्या था आरंभ होने का, शुरू होने का, वो पूछ रहा था गढ़वाल के रेनी गांव में। ठीक है, चिपको आंदोलन का स्थान जो शुरू हुआ था वह है गढ़वाल के रेनी गांव में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चिपको आंदोलन क्या था, पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन क्यों लाया गया था भाई, क्या था? तो वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास। ठीक है, मतलब कि आसपास के लोगों, जहाँ पर अधिक वृक्षों की कटाई हो रही थी, वहाँ के स्थानीय लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए पेड़ से चिपकना शुरू कर दिए। ठीक है ना, इनका श्रेय जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। तो वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास जो है चिपको आंदोलन से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चिपको आंदोलन न हुआ होता तो क्या हो सकता था? कई क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते। अगर चिपको आंदोलन आज सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा नहीं लगाया जाता तो आज बहुत सारे क्षेत्र जो हैं, बहुत सारे राज्य जो हैं, वहाँ उन लोगों के पास में कोई वृक्ष बचता ही न था, तो वृक्षहीन हो जाते। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है आरावाड़ी मिदानपुर के वन क्षेत्र में किस अधिकारी ने ग्रामीणों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया? एक के बनर्जी। बोला है कि आरावाड़ी मिदानपुर के वन क्षेत्र में किस अधिकारी ने ग्रामीणों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया था? तो हो जाएगा एक के बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के मिदानपुर के कितने क्षेत्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया? बोला कि पश्चिम बंगाल के जो मिदानपुर जो क्षेत्र है वहाँ पे साल वृक्षों का संरक्षण जो है कितने क्षेत्र में किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1272 हेक्टेयर। याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल के जो मिदानपुर का जो क्षेत्र है जहाँ पे साल वृक्षों का संरक्षण किया गया, ठीक है, वहाँ हो जाएगा 1272 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भौम जल क्या है? पूछा कि भौम जल क्या है? तो भू सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के रंध्रों में पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता। भौम मतलब भूमि, तो भूमि के नीचे मतलब कि भू सतह के नीचे चट्टान जो है और मिट्टी के जो रंध्र हैं उसमें जो जल पाया जाता है उससे भौम जल कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला है लाखों वर्ष पहले के जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो लाखों वर्ष पहले के जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से हमें कोयला एवं पेट्रोलियम प्राप्त हुआ है। तो फिर से सुनिए कि लाखों वर्ष पहले के जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से मतलब कि जो भूकंप आया, ठीक है ना, अर्थक्वेक आया, उस क्वेक के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जो है पृथ्वी के अंदर चले गए और उसका आज हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं कोयला एवं पेट्रोलियम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के किन स्रोतों की भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना है? तो बोल रहा है कि ऊर्जा के जो कोयला एवं पेट्रोलियम है उसे आशा है कि भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है, तो कोयला और पेट्रोलियम में क्या क्या तत्व उपस्थित होते हैं? तो कार्बन है, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन है और सल्फर, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी जो है कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से विषैली गैसें प्राप्त होती है। कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन मतलब कि जलाने से विषैली गैसें प्राप्त होती है वह कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, सल्फर ऑक्साइड निकलता है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, इनमें से सभी जो है कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से विषैली गैस प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आप लोग यहाँ तक देखते हुए पहुँच गए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आशा है कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे तथा अपने दोस्तों को जो एग्ज़ाम देने वाला उनको आप शेयर करेंगे। हाँ, मैं एक बात और बता रहा हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल द IQ क्लासेस से जुड़ जाइए और आपको वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। चलते हैं आगे, लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को सीरीज लगा लेते हैं। ठीक है, अगला है इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? बोला कि इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से उत्पन्न वैश्विक ऊष्मन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बोल रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाएगा तो वैश्विक जो ऊष्मन होगा, ग्लोबल जो वार्मिंग होगा, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? तो यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है इनमें जीवाश्म ईंधन क्या है? तो बोल रहा है कि इनमें जीवाश्म ईंधन ए और बी है, ठीक है ना। तो कोयला और पेट्रोलियम को जो है जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो कोयला और पेट्रोलियम हमारे जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। उपला तो गोईठा को बोलते, उपला नहीं आता है,
कोयला और पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पेट्रोलियम का उपयोग होता है तो पेट्रोलियम का उपयोग मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में, इनमें से सही, मतलब कि पेट्रोलियम का उपयोग जो ऑप्शन दिया गया है मोटर वाहन, जलयान और वायुयान, इनमें से सभी में पेट्रोलियम का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर हम मोटर वाहन के स्थान पर पैदल या साइकिल का उपयोग करें तो क्या होगा? पेट्रोल की खपत कम होगी, वातावरण में प्रदूषण का स्तर कम होगा। सब कोई जानता है क्या होगा भाई, अगर हम मोटर वाहन का जगह पे पैदल चलना शुरू कर दें, साइकिल का उपयोग करें तो क्या होगा? सबसे पहले पेट्रोलियम की जो खपत हो रही है उसकी मात्रा में कमी नहीं आएगी, ठीक है ना। और जो हमारा जो प्रदूषण, वायुमंडल जो प्रदूषित जो हो रहा है वो भी हमें कम होगा, ठीक है ना, बहुत कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है? तो बोल रहा है कि निम्न में जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है खादिन है, बंधारस है और बंधिस है। इनमें से सभी जो हैं जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संसाधनों को उपयोग करने पर क्या नुकसान है? तो संसाधन को उपयोग करने पर संसाधन समय से पहले खत्म हो जाएंगे, संसाधन के दुरुपयोग करने पर, बोला कि दुरुपयोग कर मतलब गलत तरह से उपयोग करेंगे तो क्या होगा? तो संसाधन समय से पहले खत्म हो जाएंगे, बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। याद रखें कि संसाधन के दुरुपयोग से संसाधन समय से पहले खत्म होंगे, बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है, भरतपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में है? तो भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान राज्य में उपस्थित है। याद रखेंगे कि भरतपुर पश्चिम बिहार जो है किस राज्य में है? तो यह जो है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? बोला कि बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ मनुष्यों और जंतुओं की आवश्यकता पर बराबरी से ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इनका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण है। ऑप्शन नंबर सी है ये प्राकृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन स्थापित करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि इनका मूल उद्देश्य जंगली जीवों की सुरक्षा करना है। तो ऑप्शन बायोस्फीयर रिजर्व के लिए यह जो ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही नहीं है और इनका मूल उद्देश्य जंगली जीवों की सुरक्षा करना। राइट आंसर डी। अगला का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत मतलब कि जो नीचे से जल निकालने का काम करे, वह जो आपका है कुआं, ठीक है। कुआं सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित भी था, अब तो कुआं बहुत कम दिखाई भी नहीं पड़ता है, ना के बराबर हो गया है। तो याद रखेंगे कि भूमिगत जल का उदाहरण पूछेगा तो कुआं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यूरो का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का जो संबंध है वायु प्रदूषण से। किससे है? तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में कब हुआ था? बोल रहा है कि चिपको आंदोलन जो है हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी, जो हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, गढ़वाल के रेनी नामक गांव में, वो कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल के खाड़ी में गंगा सागर तक यात्रा करती है, कितना दूरी है? तो जगह 2500 किलोमीटर। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में सागर जाकर बंगाल के खाड़ी में गंगा सागर जाकर यात्रा जो तय करते हुए 25 किलोमीटर का डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। तो जैव विविधता के विविध स्थल हैं आपका वन, जो पीछे क्वेश्चन हो चुका था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हॉटस्पॉट, पाइन टीक अथवा यूकेलिप्टस के वनों से क्या हानि है? तो पाइन टीक अथवा यूकेलिप्टस के वनों से जैव विविधता नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, डॉक्टर स्टेक होल्डर से क्या समझते हैं? ठीक है, डॉक स्टेक होल्डर से क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी और सी, वन के आसपास के लोग, वन का मालिक सरकार। डॉक स्टेक होल्डर, डॉक्टर नहीं, डॉक स्टेक होल्डर से हम ये समझते हैं कि वन के आसपास के लोग हैं और वन का मालिक सरकार। ये ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, कैसा गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बांध का उपयोग होता है, तो बांध का उपयोग सिंचाई व बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जल संभरण प्रबंधन से क्या फायदे हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है। जल संभरण से भूजल स्तर जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला बोल रहा है कि मिदानपुर के अड़ावाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से 1983 तक का साल वन समृद्ध हो गया।
तथा बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य आंका गया, वह कितना था? तो 12.5 करोड़। याद रखेंगे कि मिदानपुर के अड़ावाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से 1983 तक का साल वन समृद्ध हो गया। ठीक है, तथा बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य आंका कितना गया? तो 12.5 करोड़। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। वर्षा के जल का संचय करने की विधि क्या है? जल हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल का संचय करने की विधि को बोलते हैं जल हार्वेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है, अगला बोल रहा है राजस्थान के कुछ भागों में किस नहर द्वारा हरियाली संभव हुई है? इंदिरा गांधी नहर द्वारा राजस्थान के कुछ भागों में जो नहर जो हरियाली लाने का जो काम किया है वह इंदिरा गांधी नहर। तो पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बड़े बांधों का विरोध क्यों होता है? तो बड़े बांधों का विरोध बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विस्थापित होते हैं, जनता का बहुत धन लगता है और लाभ नहीं मिलता, वन एवं जैव विविधता नष्ट होते हैं, इसलिए इनमें से सभी जो है इसका विरोध करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। जल संभर प्रबंधन क्या है? तो मिट्टी एवं जल दोनों का संरक्षण जो है जल संभर प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला बोल रहा है जल संभर प्रबंधन के क्या लाभ हैं? तो जल संभर प्रबंधन के इनमें से सभी लाभ हैं। भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, सूखे और बाढ़ की समस्या का हल करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राजस्थान में जल संरक्षण की संरचना है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी ठीक है, मतलब खादिन और नाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जल संरक्षण की क्या क्या संरचना है? तो खादिन और नाड़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है महाराष्ट्र में जल संग्रहण की संरचना क्या है? तो बंधारस और ताल। बंधारस और ताल जो है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में जल संग्रहण की संरचना क्या है? तो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में जल संग्रहण की संरचना वाटर हार्वेस्टिंग को हम लोग बंदिश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में जल संग्रहण करते हैं, तो तमिलनाडु में जल संग्रहण एरिस में करते हैं। किसमें करते हैं? तमिलनाडु में जल संग्रहण एरिस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है केरल में सुरंगम क्या है? तो प्राचीन जल संग्रहण की संरचना को सुरंगम केरल में कहा जाता है। प्राचीन जल संग्रहण की संरचना को नाम सुरंगम दिया गया जो केरल में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कर्नाटक में कट्टा किसे कहते हैं? कर्नाटक में कट्टा किसे कहते हैं? तो जल संग्रहण एवं जल परिवहन संरचना को कर्नाटक में कट्टा कहते हैं। भाई बिहार में आओगे ना, यूपी में आओगे ना, तो कट्टा किसे कहते हैं पता है? वो कट्टा जो बस निकालो और सीधे ठोक दो, उसे बोलते हैं कट्टा। ठीक है, तो याद रखें कर्नाटक में कट्टा का मतलब होता है जल संग्रहण एवं जल परिवहन संरचना को बचाव करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने डैम को कहते हैं। प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने डैम को क्या कहते हैं? चेक डैम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है? तो कुल्ला कहलाती है। हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की जो पुरानी प्रणाली उसे कुल्ला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हिमालय प्रदेश में नहर सिंचाई की कुल्ला प्रणाली कितनी पुरानी है? 400 वर्ष पुरानी है। कुल्ला जो प्रणाली है वह 400 वर्ष पुरानी हिमाचल प्रदेश की रह चुकी है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा कुल्ला के अधिग्रहण के बाद क्या हुआ? तो सरकार द्वारा कुल्ला के अधिग्रहण के बाद ऑप्शन नंबर बी और सी जो है बहुत से कुल्ला निष्क्रिय हो गए और जल वितरण की भागीदारी व्यवस्था समाप्त हो गई। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। पुराने समय में कुल्ला का प्रबंधन किसके द्वारा होता था? ग्रामीणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। कुल्ला का प्रयोग ग्रामीणों के द्वारा होता था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला का मुख्य स्रोत पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। आगे देखते हैं कोयला में कार्बन के अतिरिक्त क्या मिलता है? तो कोयला में कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, गंधक मिलता है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपर्याप्त वायु में जलने के कारण कार्बन क्या बनाती है? तो अपर्याप्त वायु में जलने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन बनाती है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यदि सारे कोयला एवं पेट्रोलियम को जला दिया जाए तो क्या होगा? सारे कोयला एवं पेट्रोलियम को जला दिया जाए तो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तथा तीव्र वैश्विक ऊष्मन हो सकता है। इस ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। इनमें से किन पौधों का जीवन काल काफ़ी लंबा है? तो नीम का, पीपल का, बरगद का सभी का जो है सबसे काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, तो इनमें से बोल रहा है कि इनमें से किन पौधों का जीवन काल काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो याद रखना है
कि इनमें से जो जीवन काल जो है सबसे काफ़ी लंबा, ऐसे तो नीम, पीपल, बरगद सभी का दिया गया है, ठीक है, बट हाँ तो याद रखेंगे कि इनमें से बोला कि किन पौधों का जीवन काल काफ़ी लंबा होता है, तो हम लोग का जो पीपल जो होता है सबसे काफ़ी लंबा होता है। ऑप्शन नंबर ऐसे देख लेंगे एक बार। हरे पौधे से क्या फ़ायदे हैं, तो हरे पौधे से ऑक्सीजन प्रदान करता है, सॉइल इरोजन से बचाता है, चिड़ियों एवं जंतुओं को आश्रय देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वाहन के इंजन में ईंधन के पूर्ण दहन से क्या होता है, तो इंजन की दक्षता बढ़ती है, वायु प्रदूषण कम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, वन। ऑप्शन नंबर डी, ये तो बहुत बार हो चुका। निम्न में से कौन सा दुष्प्रभाव बड़े डैम बनाने से नहीं होता है, वायु प्रदूषण से, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा दुष्प्रभाव बड़े डैम बनाने से नहीं होता है, वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रदूषक। वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है, तो कोयला जो है ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगर आप लोग देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, कमेंट्स नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को साथ में शेयर कीजिए। अभी जितने भी दोस्त हैं, साथी संगी आसपास जितने भी हैं, सबको शेयर कीजिए, और ताकि सभी को यह वीडियो मिले और सबको जो है एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के द IQ क्लासेस जो आपको लोगो दिख रहा है, आपको वहाँ पर सर्च कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए, आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना तक ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से, आपका तैयारी बहुत ज़ोर तौर से हो। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।